एक व्यक्ति जो सोच के लिए अपने घर से खेतों की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही नज़दीक में एक स्कूल पड़ता है जो लगभग 2 साल से बंद है, उसके अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ धुआं उठ रहा होता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस स्कूल के अंदर जाकर देखता है तो उसमें एक मानव जल रहा होता है। जब ये पूरा मामला वो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है तो वहीं से पछाड़ खाने लगता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है, चीखता चिल्लाता हुआ अपने गांव की तरफ भागता है और भागते भागते लोगों को बताते हुए चलता है। तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, जब तक उस व्यक्ति का 90% शरीर जल चुका होता है, यानी कि 10% ही शरीर वहां पर बचा होता है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसकी पहचान कैसे की जाए। वहां पर जब पुलिस पूरी छानबीन करती है तो वहां पर एक कंडोम का पैकेट मिलता है और उस कंडोम के पैकेट से पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। और जब खुलासा करती है तो इतना बड़ा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? कौन था ये व्यक्ति जिसे इस तरह से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया था? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अम्बेडनगर और इसी का एक बेवाना थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है भीतरी डीग गांव। ये भीतरी डीग गांव की हकीकत की घटना है। 11 जून 2023 का मामला होता है। सुबह सुबह का वक्त होता है। एक पब्लिक स्कूल है जो 2 सालों से बंद है और वो खंडर में तब्दील हुआ पड़ा है। उसके पास एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। जब उसके अंदर धुआं को उठते हुए देखता है तो वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो एक व्यक्ति जिसको आग के हवाले किया होता है, यानी कि एक व्यक्ति की लकड़ी से और फर्नीचर से वहां पर चिता बनाई हुई थी और उसे वहीं पर जलने के लिए छोड़ दिया गया था। आंखों से इस तरह का मामला देखता है तो वहां से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और गिरता हुआ वहां से भागने लगता है। से ही वो रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में और भी लोग मिलते हैं और लोगों को भी ये मामला बताया जाता है। वो लोग भी भागकर उसी जगह का रुख करते हैं और फिर तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, जब तक वो डेड बॉडी लगभग 90% जल चुकी होती है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि ये मरने वाला कौन है और इसको मारने वाला कौन है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है। पुलिस की जो भी जांच वाली टीमें होती हैं, चाहे फॉरेंसिक टीम हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो, वो सभी की सभी टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। और जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है तो वहां पर एक कंडोम का पैकेट मिलता है। अब पुलिस के लिए कोई भी वहां पर सबूत नहीं मिल रहा था। एक कंडोम का पैकेट मिला था जिसके ऊपर टाइम मैक्स लिखा था। अब आसपास के जो भी मेडिकल स्टोर होते हैं, जो भी दुकानें होती हैं, उन सब पर पता किया जाता है कि यहाँ पर इसको बेचने वाला कौन है। इससे शायद कुछ खुलासा हो पाए। लेकिन वहां पर जब पुलिस अपनी पूरी मशक्कत करती है तो सभी लोग यहां पर मना कर देते हैं कि इस तरह का कंडोम यहां पर यूज नहीं होता, ना यहां पर इस तरह के कंडोम को बेचा जाता। उसके बाद पुलिस अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगा देती है। जो टाइम मैक्स कंपनी होती है उसके पास जाया जाता है और उनके लोगों से बातचीत करती है। उनसे पूछा जाता है कि आपके जो कंडोम है कौन कौन से एरिया में सेल होते हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि साहब ये दिल्ली या पश्चिमी यूपी में ही सेल होते हैं। उसके बाद पुलिस के लिए एक तो सबूत मिला था कि दिल्ली और पश्चिमी यूपी में सेल होते हैं, यानी कि जो ये व्यक्ति मरा है ये यहाँ का तो नहीं है। और आसपास के थानों में भी पूरी कोशिश की जाती है कि कोई रिपोर्ट दर्ज की हो या किसी के नाम कोई मामला दर्ज किया हो, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो। सब तरह से वहां पर मामला खंगाला जाता है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 2 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है और फिर पुलिस एक बहुत ही बेहतरीन काम करती है। जो वहां पर उस समय जो भी नंबर एक्टिव होते हैं उन सभी नंबरों का एक डम्मी डाटा निकाला जाता है। तो उसमें देखा जाता है उसमें 11 नंबर निकल कर आते हैं जो दिल्ली या पश्चिमी यूपी के नंबर होते हैं, जिसमें से 4 नंबर हैं जो उन पर पुलिस शक करती है वो यूपी के सहारनपुर जिले के नंबर होते हैं। उन चारों नंबरों की जब जांच पड़ताल की जाती है, एक नंबर पर फोन किया जाता है तो वो नंबर स्विच ऑफ होता है और उसके बाद जब दूसरे नंबर पर फोन किया जाता है तो उसे एक लेडी उठाती है। लेडी बताती है कि हम यहाँ की रहने वाले हैं और इन नंबरों के बारे में जब उस लेडी से पूछा जाता है तो वो सारा मामला बता देती है, ये फला फला व्यक्ति के नंबर है। फिर पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए सहारनपुर जिले में पहुंच जाती है। वहां से
3 लोगों को गिरफ्तार करती है। एक का नाम इरफान होता है, दूसरे का नाम जावेद होता है और तीसरे का नाम मोहम्मद अली होता है। इनकी उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच में होती है, यानी कि हम उम्र के ही ये लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर चौथा नंबर जो होता है वो अभी भी नहीं मिल पा रहा होता है। फिर इन तीनों को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेती है और इनसे जब पूछताछ करने की कोशिश करती है तो ये इधर उधर की बातों से घुमाने लगते हैं। लेकिन पुलिस जब अपने रवैये से इनसे पूछताछ करती है कि तुमने उस व्यक्ति को क्यों मारा है और वो चौथा व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, फिर ये कहते हैं कि साहब वो चौथा व्यक्ति हमारा दोस्त है जिसका नाम सुरेंद्र है, लेकिन हमने इसको नहीं मारा है। लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ती के साथ अपने रवैये से पूरे जोर दबाव से पूछताछ करती है तो ये टूट जाते हैं। इरफान नाम का व्यक्ति होता है वो जावेद का भाई होता है, यानी कि इरफान और जावेद दोनों सगे भाई होते हैं और जो मोहम्मद अली होता है इनका दोस्त होता है। ये सभी के सभी लोग सर्कस दिखाने का काम किया करते थे। इनमें सुरेंद्र सिंह होता है वो भी इनका साथी होता है, वो भी सर्कस दिखाने का काम किया करता है। धीरे धीरे इनका कामकाज ऐसे ही चलता रहता है। जो सुरेंद्र होता है वो इरफान के घर भी जाने लगता है और इरफान के घर जाते जाते इरफान की बहन जिसका नाम सोनिया होता है, उम्र 21 साल होती है, उसके साथ अवैध संबंधों में आ जाता है, उससे बातचीत करने लगता है, उसके प्यार प्रसंग में पड़ जाता है। इधर इस सब के बारे में इरफान को पता चल जाता है। इरफान अपनी बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है और मार के बाद उसे घर के अंदर ही कैद करके रख देता है। अब घर से वो बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन वो सुरेंद्र सिंह से फ़ोन पर लगातार बातें करती रहती है। कुछ दिन का समय ऐसे ही बीतता है। कुछ दिन के बाद इरफान को फिर पता चलता है कि तेरी बहन तो लगातार उससे बातचीत करती है। उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि तुम उसके पास क्यों फ़ोन करती हो। लेकिन यहाँ पर सोनिया कहती है कि मैं उसके पास फ़ोन नहीं करती, सुरेंद्र ही मेरे पास में फ़ोन करता है। अब इरफान बिना कुछ देरी किए हुए सुरेंद्र के पास जाता है और सुरेंद्र से कहने लगता है कि तू मेरी बहन के पास क्यों फ़ोन करता है। इस पर सुरेंद्र कहता है कि मैं तेरी बहन के पास फ़ोन नहीं करता, तेरी बहन ही मेरे पास में फ़ोन करती है। अब इरफान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो अपने भाई जिसका नाम जावेद होता है उसको बताता है कि इस तरह से हमारी बहन के साथ ये सुरेंद्र सिंह अवैध संबंधों में है और इस सब के बारे में अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों ना अब इसको रास्ते से हटा दिया जाए या इसको समझाया जाए। इरफान और जावेद दोनों भाई तैयार हो जाते हैं और तीसरा नंबर आता है जो मोहम्मद अली होता है। ये मोहम्मद अली की बहन के साथ भी प्यार प्रसंग में होता है, उसके साथ भी बातचीत किया करता है। जो इरफान होता है वो मोहम्मद अली से कहता है कि तेरी बहन के साथ सुरेंद्र सिंह बातचीत किया करता है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा नज़दीकियों में पहुँच चुका है, कहीं ऐसा ना हो जाए इसकी वजह से हमारी बदनामी हो जाए। क्यों ना उसे समझा दिया जाए। उसे समझाने के लिए फिर ये तीनों तैयार हो जाते हैं। जो मोहम्मद अली है वो भी समझाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और सुरेंद्र के पास फ़ोन करते हैं। सुरेंद्र से कहते हैं कि हमें अभी बेवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भीतरी डीग गांव, उस गांव में सर्कस दिखाना है, वहाँ पर चलेंगे। इनकी एक और साथी होती है जो भीतरी डीग गांव की रहने वाली होती है जिसका नाम अनीता होता है। 10 जून 2023 को ये चारों लोग तैयार हो जाते हैं और अनीता के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ये चाय पानी पीते हैं, उसके बाद बैठकर ये मीटिंग करने लगते हैं कि कल हमारा प्रोग्राम होगा, क्यों ना आज कुछ पार्टी की जाए। यहाँ पर सुरेंद्र भी पार्टी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये चारों के चारों यही कहते हैं कि यार अनीता के घर हम पार्टी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अनीता के घर हम पार्टी करेंगे तो इसके घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं और बाहर किसी ऐसी जगह पर पार्टी करेंगे जहाँ पर कोई भी हमें नहीं देखेगा। जो सुरेंद्र सिंह होता है वो कहता है कि गाँव से बाहर ही गाँव का एक स्कूल है जो लगभग 2 साल से बंद है, जिसका नाम AK पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर कुछ फर्नीचर भी रखा हुआ है, क्यों ना हम वहां चलें और वहां जाकर पार्टी करें। फिर ये चारों लोग तैयार हो जाते हैं। सुरेंद्र और इरफान दोनों बाजार जाते हैं, बाजार से कुछ शराब की बोतलें, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं और चारों लोग मिलकर उसी स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर जमकर शराब पीते हैं। जो सुरेंद्र सिंह होता है उसे ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है और बाकी ये तीनों लोग अपने प्लान के तहत होते हैं, ये शराब नहीं पीते। इसके बाद जो इरफान होता है वो कहने लगता है कि इसके गले को दबाओ, लेकिन मोहम्मद जो अली होता है वो कहता है कि इसके गले को थोड़ी दबाना था,
था हमें तो इसको समझाना था, इसके साथ में हल्की फुल्की मार पिटाई करनी थी। लेकिन यहाँ पर जो इरफान है वो कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऐसा प्लान बनाकर आया हूँ जिस प्लान की वजह से हम कभी भी नहीं फंसेंगे और ये रोड़ा सदा सदा के लिए हमारे यहाँ से साफ हो जाएगा। उसके बाद तुरंत ही जावेद एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और इस सुरेंद्र सिंह के सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहीं पर तड़प तड़प कर इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ से जो भी फर्नीचर की लकड़ी पड़ी होती हैं उन सब को इकट्ठा किया जाता है, एक चिता बनाई जाती है, उस चिता के अंदर इस सुरेंद्र सिंह की डेड बॉडी को डाल दिया जाता है और उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। होता है अपने साथ में एक कंडोम का पैकेट लेकर आया था और कुछ नशे की दवाइयां लेकर आया था, उन सब को वहीं पर डाल देता है और वहां से ये तीनों के तीनों चुपचाप फरार हो जाते हैं। इन सब को इसलिए डाला जाता है कि कोई भी यहाँ पर आकर देखेगा तो वो यही समझेगा कि ये शायद कोई गलत काम करने के लिए आया था और जिसकी गलत काम की वजह से ही यहाँ पर मौत हुई है। ये मामला ज़्यादा नहीं उछलेगा, लेकिन उसी कंडोम की वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस भी सुन रही होती है, आसपास के लोग भी सुन रहे होते हैं, तो सभी एक बार अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते कि एक व्यक्ति को रास्ते से हटाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र भी बनाया जा सकता है। उसके बाद उन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस उन तीनों को अपनी गिरफ्तारी में लेकर उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। तो घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,